नमस्कार। सामान्य तौर पर आईपीएल के टूर्नामेंट के दौरान या क्रिकेट मैचेस के दौरान आप लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन में वह वाला एड जरूर देखा होगा जिसमें कोई क्रिकेट प्लेयर या कोई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटी आपके टीवी स्क्रीन पर आकर आपसे यह कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और जाकर ड्रीम 11 या माई 11 पर क्रिकेट टीम बनाइए और आपका यह काम हम कर लेंगे। अब से आप इस प्रकार का एड अपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने एक नया कानून लाया है जिसके तहत रियल मनी ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया गया है। सरल शब्दों में वह सभी ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसे लगाकर पैसे कमाए जाते थे अब पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इसी ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में बात करेंगे, हम इस कानून के बारे में बात करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया कितनी बड़ी है भारत में। हम समझने का प्रयास करेंगे इस कानून के प्रावधान क्या हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह कानून लाया ही क्यों गया। क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई थी जिससे यह माना गया कि इस तरह का कानून जरूरी है। और अंत में इस वीडियो के हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस कानून के पक्ष में क्या विचार आ रहे हैं और इस कानून के विपक्ष में क्या विचार आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले एक बात मैं लेकिन स्पष्ट करना चाहूंगा और वह बात यह है कि सरकार सभी ऑनलाइन गेमिंग्स के खिलाफ नहीं है। सरकार का यह कानून सभी ऑनलाइन गेम्स को बैन नहीं कर रहा है, बल्कि इस कानून में ऑनलाइन गेमिंग्स को लेकर कई प्रावधान भी हैं। ई स्पोर्ट जैसी कैटेगरी है, ऑनलाइन गेम्स का टूर्नामेंट होना चाहिए, ऑनलाइन गेम्स के प्रमोशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, ऑनलाइन गेम्स के लिए एक रेगुलेटरी सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। इस तरह के प्रावधान भी हैं। सरकार विरुद्ध है मात्र उस गेम्स के लिए जिसमें पैसे लगाकर पैसे कमाए जाते थे। अर्थात सरकार कह रही है कि गेमिंग इज कूल लेकिन गैम्बलिंग इज नॉट। पैसे लगाकर पैसे कमाना गैम्बलिंग ही कहलाता है, अब चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने एक्स में पोस्ट करते हुए जनता को यह बताया कि द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास बाय द पार्लियामेंट। तो जो ये बैन हो रहा है वो इसी बिल के कानून बनने के बाद से हो रहा है। क्रोनोलॉजी क्या था? 20 अगस्त को यह बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है और मात्र 7 मिनट के डिस्कशन पर इसे पास कर दिया जाता है। उसके अगले दिन पार्लियामेंट के प्रक्रिया के आधार पर यह राज्यसभा गया और वहां पर भी यह पास हो गया और उसके बाद 22 अगस्त को राष्ट्रपति जी के एसेंट के बाद यह कानून बन जाता है। और इस कानून के बनते ही इस तरह के जो गेम्स थे इनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बैन हो गए। ये गेम्स आप लोगों ने देखे होंगे, ये आप लोगों ने टीवी स्क्रीन में एड्स के दौरान देखे होंगे, आप लोगों ने क्रिकेट प्लेयर के जर्सी में देखे होंगे, आप लोगों ने क्रिकेट बैट में देखे होंगे, आपने ये जो लोगो हैं वो कई बार कई जगह देखे होंगे। इनका भविष्य अंधकार में क्यों चला गया? क्योंकि यह जो गेम्स हैं ये रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग्स के कैटेगरी में आ रहे हैं। इन गेम का मॉडल ही ये है कि इसमें आप पैसे लगाइए, चाहे वो आप टीम बनाने के तौर पर या टीम बनाने के बाद उसमें आप दांव चलिए और अगर आपका ये अजम्पशन ठीक बढ़ जाता है तो उसके अनुपात पर आप कुछ पैसे कमाइए। यही होता है रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग्स। तो जितने ये आप नाम देख रहे हैं बड़े नाम, ड्रीम 11, गेम 24/7, विंजो, गेम्सक्राफ्ट, 99 गेम्स, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनका भविष्य अंधकार में चला गया है। आगे हम और भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि कितना बड़ा है ये ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया हमारे देश के भीतर। 2021 के वित्तीय वर्ष के लिए केपीएमजी ने एक रिपोर्ट लाया था और उसके अनुसार भारत देश में लगभग 433 मिलियन ऑनलाइन गेमिंग के यूजर हैं, लगभग 43 करोड़, जिसकी वजह से ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं वह लगभग 136 बिलियन रुपए का बिजनेस करती हैं। और जिस गति से यह यूजर बढ़ रहे हैं, जिस गति से ये बिजनेस बढ़ रहे हैं, 2025 तक का अनुमान है कि यूजर की संख्या बढ़कर 657 मिलियन हो जाएगी। और ये जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग बेस्ड कंपनियां हैं, इनका जो रेवेन्यू है ये लगभग 290 बिलियन रुपए का हो जाएगा, डॉलर में लगभग 3.5 बिलियन डॉलर। हालांकि गवर्नमेंट का डाटा भी अगर अभी हम देखेंगे
और उसके अनुसार गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि अभी वर्तमान में 2025 में यह जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है उसका कितना बड़ा रेवेन्यू शेयर चल रहा है, 3.7 बिलियन का रेवेन्यू चल रहा है। अर्थात एक बहुत बड़ा मार्केट तो है ही, साथ ही साथ बहुत उभरता हुआ, बहुत तेजी से विस्तारित हुआ मार्केट भी है। 45 करोड़ या 60 करोड़ या 50 करोड़ यूजर हों जिस सेक्टर में, आप उस सेक्टर का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा मामला है, उसका रेवेन्यू कितना ज्यादा होगा और उसका कमांड कितना होगा लोगों में। और इसलिए बहुत लंबे समय से यह बात चल रही थी कि सरकार को इस ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर्स पर कुछ रेगुलेशन बनाना चाहिए। एक लंबे समय से विवाद चल रहा था कि ये ऑनलाइन गेमिंग आखिर है क्या, ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, ये टैलेंट का खेल है या जुआ वाला खेल है। ये चर्चा तो चली रही थी और उस चर्चा को धराशायी करते हुए सरकार ने सीधे तौर पर यह कर दिया कि पैसे लगाकर पैसे कमाओ, तो चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, वो सब बैन कर दिया जाएगा। और ऐसा सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि इस रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग के कारण हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है। किस प्रकार का बुरा हो रहा है? एडिक्शन की समस्या आ रही है, फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं। कई यूजर्स अपने जीवन भर की जो कमाई है वो इस ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर पर लगाकर फूंक कर नष्ट कर दे रहे हैं। आप समझते ही होंगे, आपने इर्द गिर्द देखा भी होगा, हो सकता है आप जुड़े भी हों। मैंने कभी ऑनलाइन गेमिंग को यूज नहीं किया, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है कि कैसे वो आईपीएल के दौरान टीम बनाने में लगे हैं। टीम लगाने के बाद 10 रुपए 20 रुपए लगाकर, जब उनको 20 रुपए लगाने के बाद 4 घंटा समय लगाने के बाद जब उनको 22 रुपए मिल जा रहा है, तो वो 2 रुपए की खुशी अब उनसे 200 रुपए लगवा रहा है। लेकिन ये मैंने बहुत छोटे स्तर पर देखा है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट पर ये काम करते हुए लोगों को देखा है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण है भारत देश में जहां पर लोगों ने अधिक पैसा कमाने की लालच में, शॉर्टकट के प्रयास में अपने जीवन भर की कमाई उसमें फूंक डाली है। और जब उसमें पैसा आने लगता है, मजा आने लगता है, तो वह एक एडिक्शन का भी काम करने लगता है, फ्रॉड करने लगते हैं। और साथ ही साथ इस तरह से भी हमने उदाहरण देखा है कि इसमें लगातार इन्वॉल्व होने के कारण डिप्रेशन जैसे मेंटल इश्यूज भी लोगों को दिखने लगे हैं। और इस वजह से सरकार ने ये माना कि भाई हमें इस ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर्स को रेगुलेट करना होगा और उसके साथ ही साथ इस पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग्स को बंद करना होगा पूर्ण रूप से। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आप इस पेज पर नजर डालिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कितना गंभीर समस्या लेकर आ रहा था ये पैसे वाला ऑनलाइन गेम। ये जो आप इमेज देख रहे हैं जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ है, यहां पर आपको घटनाएं दिख रही होंगी, लिखी हुई हैं, पढ़ते नहीं बन रहा होगा, इसलिए पीडीएफ में एक बार देखिएगा, जहां पर यह बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में अलग अलग राज्यों में कहां पर किस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, किस बच्चे ने जो है वो लूट ली, बैंक में लूटने की कोशिश की है क्योंकि उसे बहुत लॉस हो गया था, कहां पर किस आदमी ने जो है पूरे परिवार सहित अपने आप को नष्ट कर लिया क्योंकि उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, कर्जे में डूब गया था। एक उदाहरण अगर आप देखेंगे तो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दिसंबर 1 की खबर है, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने 5 आदमियों को अरेस्ट किया जो बैंक लूटने का प्रयास कर रहे थे। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इस ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे गंवा दिए हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं और इसलिए हम अपने आप को निकालने के लिए बैंक डकैती करने जा रहे हैं। मतलब एक पाप से निकलने के लिए महापाप का द्वार खोलने निकले थे कुछ लोग। नवंबर 11 की बात है, 31 साल का एक युवक जो है वो एक ट्रेन के सामने कूदकर अपना जान दे दिया क्योंकि उसे इस ऑनलाइन बेटिंग एप्स या ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि सरकार के डेटा मैं आपको यहां पर रिपीट करवा देता हूं। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए भारत देश के लोग इस रियल मनी गेम्स में फूंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। WHO ने यह तक नोटिस दिया है
कि यह जो आरएमजीज हैं, रियल मनी गेम्स जो हैं, उसकी वजह से लोगों में गुस्सैल प्रवृत्ति, कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब पैसे गंवा दिए, दिक्कत में आ गए, खाने के लाले पड़ गए हैं, इस तरह के और अन्य अन्य पारिवारिक समस्या हो रहे हैं। किसकी वजह से? इस रियल मनी गेमिंग की वजह से। एक घटना का उल्लेख यहां पर और है, लगभग 32 केस सुसाइड के रजिस्टर किए गए हैं इस ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन के द्वारा कर्नाटक में, और वह भी मात्र 31 महीने में। मतलब मोटे मोटे तौर पर 2.5 सालों में एक स्टेट में 32 सुसाइड हुए हैं इस रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग्स के वजह से। तो क्या अब ये समझना मुश्किल होगा कि इन्हें बैन क्यों किया गया? क्या सरकार के मंशा पर या उनके उद्देश्य पर या उनके ऑब्जेक्टिव पर अब कोई डाउट होगा? नहीं, क्योंकि ये फैक्ट्स, ये घटनाएं हमें बताती हैं कि सरकार को ये कदम उठाने थे। यही कदम उठाने थे कि नहीं उठाने थे, वो तो आखिरी में हम देखेंगे जब पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कदम उठाना जरूरी था सरकार को। इस बात से हर वर्ग सहमत है, और इसलिए कुछ ना कुछ कदम में सरकार ने कौन सा कदम उठाया? सरकार ने ये मानते हुए कि ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है वो ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ से भी ज्यादा घातक है, इन्हें बैन कर दिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं ये समझने के लिए कि इस कानून के अंदर जो ये बैन लगे हैं उसके अंदर बैन के अलावा और क्या क्या प्रावधान है। लेकिन उन प्रावधानों को समझने से पहले इस कानून के अंदर ऑनलाइन गेम्स के कुछ कैटेगरी निर्धारित किए गए हैं, उन कैटेगरी को हम समझ लेते हैं ताकि प्रावधान को समझने में हमें आसानी हो। सरकार ने क्या कहा इस कानून के तहत कि ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी उन्होंने कहा ई स्पोर्ट्स, दूसरा उन्होंने कहा सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स, और तीसरा उन्होंने कहा ऑनलाइन मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स क्या है? ई स्पोर्ट्स को सरकार कुछ इस प्रकार से परिभाषित करती है कि यह जो ई स्पोर्ट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स होंगे, जैसे टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं। इसके अंदर अगर आप उदाहरण समझे तो पबजी आ जाएगा, फीफा आ जाएगा। मैंने पबजी और फीफा खेला है तो उसे मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं। जैसे एक गेम होता है जिसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से आप 4-5 दोस्त आपस में जुड़ जाते हैं और फिर आप उसमें आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं। टूर्नामेंट होता है, आप एक लेयर पार करते हैं, आप नॉकआउट पार करते हैं, आप क्वालिफायर जाते हैं, आप सेमीफाइनल में जाते हैं, फिर आप फाइनल में जीत जाते हैं। जीतने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको खुशी मिलती है। आप अपने दोस्तों को ये दर्शाते हैं कि देखो इस गेम को खेलते हुए मेरा क्या स्किल डेवलप हो गया है, मैं कितना टैलेंटेड हो गया। पैसा नहीं मिलता, खुशी मिलती है, एंटरटेनमेंट होता है। इस तरह के गेम्स को ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा गया। उसके बाद दूसरी कैटेगरी सरकार ने कहा सोशल गेम्स का। सोशल गेम्स जो हम आपस में एक दूसरों के साथ खेलते हैं, कैजुअल गेम है जो मनोरंजन के लिए, मजे के लिए खेला जाता है, जैसे लूडो हो गया, कैंडी क्रश हो गया, ऑनलाइन में आप चेस खेल रहे हैं, इसे सोशल गेम्स माना गया। एजुकेशनल गेम्स भी इसी के अंदर रखा गया जिसमें कुछ सीखने को मिलता है, जैसे पजल वाले गेम हो गए जिसमें आप कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ क्विज सॉल्व कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद तीसरा कैटेगरी है जिसको सरकार ने कहा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जहां पर प्लेयर कुछ पैसे डिपॉजिट करता है और कैश रिवॉर्ड के लिए उस गेम को खेलता है। और इसी गेम को सरकार ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, क्योंकि इसका हार्मफुल और एडिक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कि इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी 3.7 बिलियन डॉलर का है और 2029 तक ये लगभग 9.1 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट, उभरता हुआ मार्केट है। ठीक है। ई स्पोर्ट्स के बारे में सरकार ने क्या कहा? ये जो ई स्पोर्ट्स है जिसमें टूर्नामेंट वगैरह होता है, ये एक स्किल बेस्ड एग्जाम है, गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है, जुआ नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि लोग इसमें अपना करियर भी बना सकें। सरकार ने सोशल गेम्स के बारे में क्या कहा कि यह गेम सेफ तो है, लेकिन इसके लिए भी हम प्रावधान बनाएंगे जिसके तहत
लोगों के डेटा, यूजर का डेटा और वो गेम किस एज के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सारा चीज हम देखेंगे, समझेंगे। लेकिन ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उनको पूर्ण रूप से बंद कर रही है सरकार। अब इतना अगर हम समझ गए तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम प्रावधानों पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रावधान क्या है कि यह जो ऑनलाइन गेम्स हैं, मनी गेम्स हैं, इस ऑनलाइन गेम को पूर्ण रूप से बैन कर दिया जाएगा। चाहे कोई इसको प्रमोट करे, ऑपरेट करे, फैसिलिटेट करे, किसी भी माध्यम से ये मनी गेम्स को नहीं चलाया जाएगा, इसको बैन कर दिया जाएगा। चाहे वो गेम बेस्ड ऑन स्किल हो, चांस हो या दोनों हो। इसके साथ ही साथ इस तरह के गेम के एडवर्टाइजमेंट, एंडोर्समेंट और प्रमोशन को भी बैन कर दिया गया है। मतलब कि अगर कोई अब क्रिकेट प्लेयर या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आकर इस तरह से, आगे देखेंगे किस तरह से, अगर आकर इसे एडवर्टाइज करते हैं, बोलते हैं कि आप जाकर टीम बनाइए, मैं आपका काम कर दूंगा, तो वो भी अब नहीं होगा क्योंकि वो बैन लग गया है। ठीक है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, एक इलीगल गेमिंग के चक्कर में सुरेश रैना को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, सवाल जवाब किए जा रहे थे। महादेव ऐप वाला आप लोगों ने घटना देखा ही होगा, कैसे उसमें इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम जुड़े हुए थे। तो ऐसे प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट किसी के द्वारा भी, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कंपनी के प्रमोटर्स ही हो, चाहे कोई सेलिब्रिटीज हो, उन्हें बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ बैन हो गया है इस तरह के ऑनलाइन गेम्स के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी पैसा इस गेम में डाल के पैसा कमाए, ये कड़ी टूट चुकी है क्योंकि वो बैन हो चुका है, तो ये चीज अब चल नहीं पाएगी। और साथ ही साथ यह कानून भारत सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर ला दिया गया, जिसके तहत सरकार अब एम्पावर्ड है कि ऐसे गेम्स के एक्सेस को तुरंत ब्लॉक कर सके। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के ऑनलाइन गेम्स को डेवलप करता है, प्रमोट करता है, जैसे ड्रीम 11, या एंडोर्स करता है जैसे क्रिकेट प्लेयर, तो उन्हें पेनल्टी भी होगी। क्या है पेनल्टी के प्रावधान? कि अगर ऑफरिंग हो रहा है, मतलब गेम लेकर कोई कंपनी आ रही है, तो उन्हें 3 साल की सजा और या 1 करोड़ का फाइन भी लगाया जाएगा। अगर हमारे हीरो हीरोइन इस गेम्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, तो उन्हें 2 साल की जेल की सजा या और 50 लाख का फाइन भी लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो इस तरह के गेम्स को लेकर, जैसा यहां पर कहा गया कि वो भी बैन है, तो ऐसे में भी 3 साल की सजा और या 1 करोड़ के फाइन का प्रावधान है। और अगर कोई कुटहा निकला, अगर कोई आदतन जो है बदमाश निकला और बार बार ये 1 करोड़ 3 साल 1 करोड़ 3 साल करते हुए भी रिपीट कर गया, तो ऐसे को फिर 5 साल के लिए अंदर डालेंगे और फिर उससे 2 करोड़ लेंगे। और उसके साथ ही साथ इस कानून ने इस ऑनलाइन मनी गेम्स को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब बिना अनुमति के पुलिस ऐसे लोगों को जो इस गेम से, इस तरह के गेम से जुड़े हुए हैं, उन्हें अरेस्ट कर सकती है, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है और आसानी से बेल भी नहीं मिलेगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि छापा मारने आया और आप खड़े हुए और बोले कि क्या आपके पास वारंट है, तो फिर उसके बाद बोलेंगे कि बाबू ऐसा है कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और सजा जज साहब बाद में देंगे, पहले 2 सजा ताड़ ताड़ मेरे तरफ से ले लो। चलिए, तो वो तो हो गई बात उन गेम्स को लेकर। किन गेम्स को लेकर? जो पैसे के बदले पैसा दे रहे हैं, आपको कमाने का मौका दे रहे हैं, जो जुआ खिलवा रहे हैं। लेकिन बाकी ऑनलाइन गेम्स के बारे में सरकार का क्या कहना है? सरकार ने क्या कहा कि हम ई स्पोर्ट्स को एक रिकॉग्नाइज्ड एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का दर्जा देंगे, लेजिट वे में। ठीक है, इलीगल नहीं, लेजिट वे में हम ई स्पोर्ट्स को दर्जा दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गाइडलाइन बनाएंगे और स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि आखिर ये ई स्पोर्ट्स के इवेंट कैसे हों। जैसे कि फीफा का इवेंट ऑनलाइन टूर्नामेंट हो रहा है, मान लो नेशनल लेवल पर, सोचो कितना मजा आएगा। साथ ही साथ
इस कानून के तहत ये कहा गया कि स्टेब्लिशमेंट किया जाएगा इन ई स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग एकेडमीज का, मतलब फीफा या पबजी सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग कैसे खेलते हैं, ये वाला कोड कैसे लगाओ, ये वाला शॉट फुटबॉल का कैसे मारेंगे, ये सारा ट्रेनिंग एकेडमी में बताया जाएगा। रिसर्च सेंटर एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा इन ई स्पोर्ट्स के लिए, जिसमें रिसर्च करके इन और गेम्स को और बेटर किया जाए, इसमें और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाए। इंसेंटिव स्कीम होंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स होंगे, मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जो लोग खेल रहे हैं उनको तो मजा आएगा ही, बढ़ावा देकर जो लोग नहीं खेल रहे हैं उनको ही बुलाया जाएगा, क्योंकि यह गेम्स या ई स्पोर्ट वाली जो कैटेगरी है वो अच्छी हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग्स का मार्केट 2029 तक 9.1 बिलियन का दिख रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इनोवेशन बहुत बड़े स्तर पर दिखा जा सकता है और हमारे देश में स्किल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लेबर्स की कमी नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से एआई को सरकार आगे बढ़ा रही है, एआई और गेमिंग सेक्टर आपस में बहुत मिले जुले वाले सेक्टर हैं। तो अगर सरकार चाहती है कि एआई को बढ़ावा दिया जाए, सरकार चाहती है कि उन स्किल्ड लेबर्स को बढ़ावा दिया जाए और विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, तो इन गेम्स को या ऑनलाइन गेम्स को सरकार बंद नहीं कर देगी, बल्कि सरकार चाह रही है कि इनको और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बहुत उभर रहा है, इसका डिमांड बहुत ज्यादा है और इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, जिन संभावनाओं से हम अर्थात भारत देश एज अ होल काफी फायदा ले सकता है। ठीक है। साथ ही साथ सरकार ने इस कानून के अंदर एक प्रावधान रखा कि इस ई स्पोर्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नेशनल लेवल अथॉरिटी तय करेगी, जिसका काम होगा ये बताना कि ये फलाना गेम किस कैटेगरी में है, ई स्पोर्ट्स वाले में है, मनी गेमिंग वाले में है या फिर सोशल गेम वाले में है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इन गेम्स का, तो ये भी यही नेशनल लेवल की अथॉरिटी करेगी। गाइडलाइंस, ऑर्डर, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ग्रीवेंसेस, शिकायत, उनका समाधान, ये सारा चीज करेगी कौन? यही एक नेशनल लेवल अथॉरिटी जो सरकार बनाना चाह रही है टू प्रमोट दिस ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग को ये लोग दिख जाएं, इस लोगों के साथ या लोगों के साथ तो दिख सकते हैं, बेशक वह कंपनी अपना मॉडल बदल भी रही है, लेकिन इस तरह का कि आप लोग मेक योर ओन टीम और ये जो काम आप कर रहे हो वो हम कर देंगे, अब आपको मिलेगा 3 करोड़ रुपए, अब आप मेरा कार भी ले जाओगे, टीम बनाओगे, जीतोगे, इस तरह का ऐड नहीं मिलेगा। नहीं तो ये सारे जो सेलिब्रिटीज हैं ये 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए सरकार को देंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रावधान देखते हैं। सरकार ने इस कानून के अंदर प्रावधान रखा है कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल लायबिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए कि जो कंपनी इसमें जुड़ी होगी वो किस कानून के अंदर आएगी, जो डायरेक्टर्स होंगे उन डायरेक्टर्स के ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ई स्पोर्ट्स की बात जिस तरह से कही गई उसी तरह से बात हो रही है किसकी, सोशल और एजुकेशनल गेम्स को लेकर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के गेम्स को बढ़ावा देगी क्योंकि यह गेम जो है वो स्किल बेस्ड है और यह हानिकारक नहीं है। एक उभरते हुए बहुत बड़े स्टार्टअप्स, बिजनेस, इन सब के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रावधान, पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या पावर दिया गया है इस कानून के तहत सरकार को? सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉराइज ऑफिसर्स, केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को यह अथॉरिटी दे सकती है कि आप इस तरह के गेम से जुड़े हुए लोगों के संदर्भ में इन्वेस्टिगेट करिए, उन्हें खोजिए, उनके फिजिकल और डिजिटल प्रॉपर्टीज को सीज करिए। ऑफिसर्स एम्पावर्ड हैं एंटर करने के लिए, सर्च करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट इन सर्टेन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड ऑफेंसेस। ध्यान रखिएगा, ये बात भी आ रही है कि कुछ ऑनलाइन गेमिंग्स का कनेक्शन टेरर फंडिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस रियल मनी गेमिंग सेक्टर के दुष्प्रभाव पर बात करते हैं, दुष्परिणाम पर बात करते हैं, तो आत्महत्या, फाइनेंशियल फ्रॉड या मानसिक तनाव से ऊपर
नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला बनता है। और अगर इस तरह की बात होगी तो सरकार को इस तरह के कदम उठाने अगर पड़ेंगे तो कोई बेकार बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया प्रावधान। अब बात ये आती है कि इस कानून के पक्ष विपक्ष में क्या बातें चल रही हैं। पक्ष की बातें तो मेरी अभी तक की चर्चाओं में था। क्या क्या था मेरी चर्चाओं में कि भाई आत्महत्या की घटनाएं आ रही हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, लोग जमा पूंजी अपनी बर्बाद कर रहे हैं, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं, लोगों में एडिक्शन आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो सरकार इन गेम्स को बंद कर रही है। कर रही है क्या? कर दी। ये तो पक्ष वाली बात। थोड़ा विपक्ष वाले विचार देखते हैं। बैनिंग ऑनलाइन गेम्स, इकोनॉमिक सुसाइड दैट फेल्स टू कर्ब एडिक्शन। क्या बात हो रही है? लगभग 400 कंपनियां हैं इस मनी गेमिंग से जुड़ी हुई, जिसमें 2 लाख लोग नौकरी में जुड़े हुए। समझिएगा, 2 लाख लोगों का रोजगार, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, $3 बिलियन का विदेशी निवेश आ रखा है, और सरकार को जीएसटी का कंट्रीब्यूशन 20,000 करोड़ का इस गेमिंग से सेक्टर से होता है, और लगभग 591 या 60 करोड़ यूजर हैं। तो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े आंकड़े आपको यहां पर दिख रहे हैं। कंपनियां जो रोजगार देती हैं, कितना रोजगार? 2 लाख लोगों का रोजगार, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एफडीआई 3 बिलियन का, ये सब नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये गेमिंग्स को बैन करना अर्थात इनको नष्ट करना इज जस्ट लाइक इकोनॉमिक सुसाइड। और ये इकोनॉमिक सुसाइड सरकार इस कानून के माध्यम से क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार इसके दुष्परिणामों को सुधार नहीं पाई, बिकॉज गवर्नमेंट फेल्स टू कर्ब एडिक्शन। लोगों का यह कहना है कि इसके जो दुष्परिणाम हैं वो बिल्कुल तार्किक हैं, लेकिन क्या इस तरह से एक ब्लैंकेट बैन कर देना कि आप उसके दुष्परिणामों को कैसे सॉल्व करें, इस पर विचार ना करना, उसको लेकर कुछ रेगुलेटरी एक्शन ना लेना, बल्कि आपने सबसे सरल लेकिन सबसे घातक चुन लिया क्या कि आपने इस पूरे गेमिंग सेक्टर को बैन कर दिया, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों की रोजगार जुड़ी हुई है, बेरोजगार हो जाएंगे। लगभग $3 बिलियन का एफडीआई है, और एक ऐसे समय पर जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, उटपटांग एक्शन ले रहे हैं, अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हम ग्लोबल लेवल पर हमारा जो इकोनॉमिक कमांड है थोड़ा सा कम मजबूत लग रहा है, उस समय पर आप इतने बड़े एफडीआई को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो उपयुक्त समाधान था उन दुष्परिणामों उसके बारे में आपने ठीक से ना सोचा, ना समझा, और आपने ना कुछ एक्शन लिया। तो इट्स जस्ट लाइक इकोनॉमिक सुसाइड, ऐसा कई लोगों का मानना है। एक ना मजेदार पोस्ट आप लोगों को पढ़ाता हूं। अनुपम मित्तल जी को आप जानते होंगे, इन्होंने एक्स में पोस्ट किया था। ठीक है, कैसे जानते होंगे आप लोग? शार्क टैंक में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, शादी.com वाले, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सरकार के इस कानून का आलोचना किया है। इन्होंने कहा वी बैंड गुटखा बट हैव पीपल स्टॉप च्यूइंग। गुटखा बंद किया लेकिन लोग क्या चबाना छोड़ रहे हैं। तो भैया इंडिया जब बैन करेगा ये ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो क्या लोग खेलना छोड़ देंगे? मतलब अगर किसी को एडिक्शन है तो खेलेगा ही, और बैन लग गया तो कहां से खेलेगा? इलीगल ऐप से खेलेगा। क्योंकि जब इस तरह का बैन लगेगा तो लोग एडिक्टेड तो हैं, तो उन लोग एक ब्लैक मार्केट वाला रास्ता चुनेंगे, जहां पर कई विदेशी कंपनियां हो गए या कोई इलीगल कंपनियां हो गए, जिनका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो इलीगल तरीके से चल रहा है, उसके साथ लोग जुड़ेंगे। वो फिर से ज्यादा बड़े संकट में फंसेंगे, उनके डेटा ज्यादा दिक्कत में आएंगे।
तो जब गुटखा को बैन किया गया तो गुटखा लोग खाना तो छोड़े नहीं, और इस तरह का जब आप बैन कर दोगे तो लोग छोड़ेंगे तो नहीं खेलना। तो एडिक्शन समस्या थी, ऑनलाइन गेम समस्या नहीं थी। एडिक्शन को अटैक करते शायद आपको गेम, ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं मनी वाले, उसे बैन करने की जरूरत ना पड़ती। तो इन्होंने कहा इन वन शॉट वी किल्ड अ सेक्टर, एक ऐसे सेक्टर को हमने एक गोली में मार दिया जो लगभग 27,000 करोड़ का जीएसटी सरकार को ये देता था, जिससे सरकार कई समाज कल्याणकारी योजनाएं देश में चलाती थी। हमने एक ऐसे सेक्टर को मार दिया एक ही शॉट में जो लगभग 10,000 करोड़ का इकोसिस्टम डेवलप करता था, जैसे एड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। भाई ये गेमिंग कंपनी से इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया का डिजाइन बना रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐड चला रहे हैं। तो लगभग 10,000 करोड़ का जो इकोसिस्टम था वो डेवलप कर दिया, और इससे साथ ही साथ इसमें जुड़े हुए लाखों हजारों लोगों के जो लाइवलीहुड है, जो जीवनी है, उसको एक शॉट में सरकार ने नष्ट कर दिया ये बैन लगा के। और ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो हैं, कुछ नहीं बहुत लोग जो हैं वो एडिक्टेड हो गए थे। बट एडिक्टेड तो लोग अल्कोहल से भी हुए, एडिक्टेड तो लोग स्टॉक ट्रेडिंग से भी हुए, जिसने न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसको तो सरकार ने बैन नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है हमने पैर में अपनी कुल्हाड़ी मार दिया, लॉन्ग टर्म में हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो ई स्पोर्ट्स वाला जो सेक्टर है वो बढ़िया से इमर्ज करेगा और ग्लोबल लेवल पर भारत के फायदे वाला परिणाम लेकर आएगा। ठीक है। और आखिरी में इन्होंने जो है चुटकी लिया है, होप वी आर नॉट ट्राइंग टू आउटवेन चाइना। ठीक है, अब ये अलग बात है, ये एक अलग विषय है। तो लगभग आप थीम तो समझ ही गए होंगे। एक मोहतरमा है प्रसिद्ध किसी मीडिया हाउस से, इन्होंने भी इसके विरोध में ऐसे ही बात कही कि लगभग 20,000 करोड़ का जीएसटी आता था वो नुकसान में चला जाएगा, 25,000 करोड़ का एफडीआई वो नुकसान में चला जाएगा, और 10,000 करोड़ का जो एनुअल इकोसिस्टम होता था एड्स में, मार्केटिंग में, सर्विसेज में, वो नष्ट हो जाएगा। 2 लाख हाई स्किल्ड जॉब नष्ट हो जाएंगे, 400 कंपनियां बंद हो जाएंगी, और 50 करोड़ यूजर्स जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में सक्रिय हैं, अब वो भेंट चढ़ जाएंगे किसके? उन इलीगल एप्स के जो बाहरी हो सकते हैं, जो उन यूजर्स के डेटा को गलत इरादे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है इसके बारे में। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट इस पर पड़ेगा, इसकी वजह से पड़ेगा, लोगों का मानना है वो पड़ेगा हमारे क्या स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम में। अभी अगर आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि हमारे जो आईपीएल हो रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा है, फिर आईएसएल होता है, सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग होता है, फिर पीकेएल होता है, प्रो कबड्डी लीग होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा आप प्रभाव देखेंगे इन ड्रीम 11 का, माई 11 का। आप एड में देखेंगे, आप देखेंगे कि इसके स्पॉन्सर भी यही हैं, इनके जर्सी में भी यही देखेंगे। तो फिजिकली जो मैच हो रहा है ऑफलाइन, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान आप देख रहे हैं। जिस तरह से इनके पीछे ये कंपनियां पैसा लगाकर इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, साथ ही साथ वो प्लेटफॉर्म दे कहां से रही हैं? ऑनलाइन मनी गेमिंग में लोगों से पैसे लेकर। अब जैसे ही ये सोर्स खत्म होगा, जो लोगों से मनी आता था गेम्स के माध्यम, वो खत्म होगा, तो जो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे थे हमारे स्पोर्ट्स दुनिया को के लिए, वो भी दिक्कत में आएगा, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे ही ये कानून आया, जो बड़ी बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं जैसे ड्रीम 11 वगैरह हो गए, इन लोगों ने आपस में मीटिंगें की और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये सब इस बैन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे सरकार के खिलाफ। लेकिन
एक दिन पहले ड्रीम 11 के जो सीईओ हैं हर्ष जैन जी ने, इन्होंने क्या कहा कि भैया हम लोग ना ड्रीम 11 3.0 लेकर आएंगे और सरकार को हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं करने वाले हैं इस बैन के खिलाफ। ठीक है, सीईओ हर्ष जैन सेड ड्रीम 11 will not legally challenge the government's ban on online real money gaming and plans to instead focus on new business model and self-regulation efforts to adapt to the changing landscape। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि भैया देखो ऐसा है कि इसके दुष्परिणाम हैं, तो सरकार को जो करना था सरकार ने कर दिया। जो लोग बात कर रहे हैं वो ठीक है कर रहे हैं कि ऐसे ब्लैंकेट बैन नहीं लगाना था, आपको एडिक्शन पर और आपको फाइनेंशियल फ्रॉड पर, आपको ये सारे चैनल जो होते हैं कि किस चैनल से फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, लोग कैसे एडिक्टेड हो रहे हैं, एडिक्शन से कैसे निकालें, उनको जमा पूंजी फूकने ना दें, ये सारा चीज़ करने के बजाय आपने जो बैन किया, लोग ये कह रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, अब ये सबसे बड़ी कंपनी है, अब इनके तरफ से जो बयान आ रहा है वो एक तरह से आप समझिए कि बाकी छोटी मोटी कंपनी के बयान का बहुत ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता। इनका ये कहना है कि भाई हम लोग ना अपने जो बिजनेस मॉडल है हम उसको ही चेंज करेंगे। हम पैसे कमाने का जो मॉडल अभी तक चला रहे थे हम वैसे नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ लेकर आएंगे, कुछ ऐसा मॉडल बनाएंगे हमारे इस गेम का जो सरकार के इस गेमिंग एक्ट के अनुरूप काम करेगा और हम उसके अंदर में कानून के तहत रह के अपनी कमाई भी कर लेंगे। तो हम अडेप्ट करने वाले हैं, हम नया मॉडल लेकर आ रहे हैं और सरकार को हम कोर्ट में घसीटने नहीं वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू चैलेंज गवर्नमेंट्स बैन ऑन ऑनलाइन गेमिंग्स, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये रही पूरी बात, ये रहा अब पूरा चर्चा का विषय, पूरा उसका सिंक्रोनाइजेशन। अब इस पर बात ये आती है कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, क्योंकि आप जुड़े भी हुए हैं या आपके इर्द गिर्द कोई जुड़ा होगा, आपके घर परिवार से कोई इस तरह के गेम से जुड़ा होगा, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। और जिस तरह से डिजिटल दुनिया की बात चल रही है, जिस तरह से एआई और इनोवेशन की बात हो रही है, उसके तहत ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप जो भी सोचते हैं इस मुद्दे पर आप कमेंट सेक्शन पर उसे टाइप कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में इसी तरह का कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।